समुंदर की लहरें उस रोज कुछ अजीब सी सरगोशी कर रही थीं। हवा में एक अनजाना सन्नाटा था, जैसे कोई राज गहराइयों में छुपा बैठा हो। उजैफ, एक 25 साल का नौजवान मछुआरा, रोज की तरह अपनी कश्ती लेकर समुंदर में उतरा था। उसका रंग गेहुआ, आंखें गहरी और सोच में डूबी हुईं। वो अक्सर समुंदर से बात करता, जैसे उस पर यकीन करता हो कि समुंदर कभी उसे मायूस नहीं करेगा। उस रोज उसने जाल डाला, लेकिन मछली नहीं, एक अजीब और भारी चीज उसमें फंसी हुई थी। बड़ी मुश्किल से वो उस चीज को कश्ती में खींच लाया। ये एक लोहे का पुराना संदूक था, जंग खाया हुआ, मगर बहुत ही मजबूत। संदूक की सतह पर किसी शाही निशान की फेडेड सी छाप थी, शायद किसी सुल्तान का राज चिन्ह। उजैफ ने जब संदूक खोला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसमें एक बेहोश लड़की थी, बेजान सी मगर बेहद हसीन, जैसे कोई परी हो जिसे कैद कर लिया गया हो। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जैसे सदियों से सो रही हो। वो किसी शहजादी से कम न लगती थी। रेशमी लिबास, जरा हुआ जेवर और एक झिलमिलाता ताज, मगर हालत बेहोशी की। उजैफ ने इधर उधर देखा। समुंदर गवाह था उसके पास होने का। उसने शहजादी को अपने कांधों पर उठाया और वापस कश्ती मोड़ ली। घर पहुंचने पर उजैफ के बाप उस्मान ने जैसे ही अपने बेटे को एक बेहोश लड़की के साथ देखा, उसका दिल कांप गया। मगर जब उसने शहजादी का चेहरा देखा तो उसका लहजा बदल गया। ये कोई आम लड़की नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है बेटा, उस्मान ने कहा। उन्होंने शहजादी को अपने पुराने लेकिन साफ सुथरे कमरे में रखा। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी गई और रात भर उजैफ उसकी देखभाल करता रहा। जब सुबह हुई, शहजादी की पलकों ने पहली बार हिलना शुरू किया। कहाँ हूं मैं? वो बुदबुदाई। आप महफूज हैं, उजैफ ने नरमी से कहा। शहजादी की आंखें, जो सदियों की नींद से जागी थीं, सीधे उजैफ की आंखों में देख रही थीं। उसने अपने गहनों की तरफ देखा, फिर कमरे की सादगी की तरफ, और जैसे एक अनजाना डर उसके चेहरे पर तैर गया। आपका नाम क्या है? उस्मान ने पूछा। शहजादी ने कुछ लम्हों तक चुप्पी अख्तियार की, फिर धीरे से बोली, मेरा नाम शाज़मा है, शाज़मा मुंसिफ। और आप उस संदूक में कैसे? उजैफ की जुबान रुकी ही रह गई। मैं कुछ नहीं जानती। शाज़मा ने सर झुका लिया, लेकिन वो जानती थी सब कुछ। शाज़मा मुंसिफ की आंखों में एक गहरा साया था, जैसे कई सदियां किसी बोझ तले कुचली जा रही हों। उसका चेहरा बेशक रोशन था, मगर उसकी रूह जैसे किसी खामोश मातम से भरी हुई थी। उजैफ ने नर्म लहजे में पूछा, क्या आपको कुछ याद आता है? कैसे आप उस संदूक में? शाज़मा की पलकों ने एक बार फिर झपककर उस सवाल को टाल दिया। मैं कुछ नहीं जानती। उसने फिर वही जवाब दोहराया, मगर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी झुंझलाहट थी, जैसे किसी डर को ढांपने की कोशिश कर रही हो। उस्मान ने देखा कि लड़की अब सही से होश में है। उन्होंने अपनी आवाज को नर्म रखते हुए कहा, बेटी, हम गरीब सही, मगर अल्लाह से डरते हैं। अगर तुम कोई खतरा लेकर आई हो तो बता दो, ताकि हम खुद को और तुम्हें महफूज रख सकें। शाज़मा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, मगर फिर उसी पल मुलायम भी। उसने उस्मान को देखा और कहा, आपका दिल बहुत पाक है, मगर मेरी हकीकत अगर आप जान लेंगे तो शायद आप मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे। उस्मान ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू जब तक हमारी छत के नीचे है, महफूज है। ना तेरे लिबास से फर्क पड़ता है, ना तेरी खामोशी से। अल्लाह की रज़ा में जो आया है उसे ठुकराना हमारी तालीम नहीं। शाज़मा की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए। शायद ये पहला लम्हा था जब उसने खुद को महफूज महसूस किया। रात को उजैफ ने उस कमरे के बाहर चुपचाप पहरा दिया, जैसे वो नाजुक सी लड़की किसी की अमानत हो। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और वो एक पुराना नगमा गुनगुना रहा था, जो उसकी माँ जिंदा थी तब गाया करती थी। उसी वक्त शाज़मा अंदर बैठी हुई एक कोने में उस आवाज को सुन रही थी। उसकी आंखों के आगे संदूक का अंधेरा घूम रहा था। वो जंजीरें जो उसके हाथों में थीं, वो जलते हुए मशालों वाला तहखाना, और वो चेहरा। नहीं,
नहीं। शाजमा ने चीख कर अपनी आंखें बंद कर लीं। उजैफ अंदर दौड़ा। क्या हुआ? शाजमा कांप रही थी, पसीने में भीगी हुई। कुछ नहीं, बस एक बुरा ख्वाब था। उजैफ ने एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं था। ये कोई पुरानी हकीकत थी जो अब भी उसका पीछा कर रही थी। सुबह होते ही उस्मान शहर के बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने चला गया। उजैफ ने घर की सफाई की और शाजमा के लिए नाश्ता तैयार किया, दूध, ताज़ा रोटी और शहद। जब उसने ट्रे सामने रखी तो शाजमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हाथ का खाना शायद किसी शाही बावर्ची से बेहतर है। उजैफ मुस्कुराया, मैं मछली बनाने में अच्छा हूं, लेकिन रोटियां मेरी कमजोरी हैं। तुम्हें शहजादा होना चाहिए था, शाजमा ने कहा, आंखों में कुछ चमक के साथ। और तुम्हें? उजैफ ने नजरें मिलाते हुए पूछा। शाजमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक लंबी खामोशी से। उस खामोशी में एक तहकीक छुपी थी, एक सच जो जल्द ही उजैफ की दुनिया बदलने वाला था। शाम का वक्त था। आसमान पर सुरमई बादलों की परतें थीं और समुंदर की लहरें दूर किनारों से टकरा रही थीं। उजैफ अपने जाल को सुखा रहा था जब शाजमा घर के आंगन में अकेली बैठी आसमान को ताक रही थी। उसकी आंखों में कोई पुराना मंजर तैर रहा था और फिर अचानक वो उठ खड़ी हुई। उसने घर के पुराने तहखाने की तरफ रुख किया, वो तहखाना जो अब तक बंद पड़ा था। जब उसने उसका दरवाज़ा खोला तो एक सर्द हवा का झोंका उठा। सीढ़ियां नीचे उतर रही थीं और वो बेतहाशा नीचे चली गई, जैसे कोई नादान सी पुकार उसे खींच रही हो। तहखाने के कोने में रखे एक जंग लगे शीशे में उसने अपना अक्स देखा, मगर अक्स में चेहरा वही था, ताज कुछ और था और आंखों में कोई दूसरी औरत थी। उसने आंखें बंद कर लीं। नहीं, मुझे याद नहीं करना, मुझे भूल जाना चाहिए। लेकिन यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। उसी रात जब उजैफ समुंदर किनारे बैठा जाल की मरम्मत कर रहा था, दो पर्देपोश अजनबी उसके पीछे से गुजरे। उनकी चाल, उनके लिबास और उनकी आंखों की बेचैनी में कुछ अजीब सा था। उन्होंने समुंदर की तरफ देखा, फिर उसकी कश्ती की तरफ। यहीं कहीं गिरा था संदूक। एक ने धीमे लहजे में कहा, अगर शहजादी बच गई तो वो जिंदा गवाह है और उसे दोबारा बंद करना होगा। दूसरे ने फुसफुसाकर कहा, वो तो मर चुकी होगी, ऐसे ही संदूक में बंद करके समुंदर में फेंका था। उजैफ की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने किसका जिक्र किया था? क्या वो उसी संदूक की बात कर रहे थे जिसे उसने निकाला था? और क्या वो शाजमा? अगली सुबह उजैफ बेचैनी में उठ बैठा। अब सब्र नहीं होता, मुझे जानना होगा वो कौन है। वो शाजमा के पास गया जो खिड़की से बाहर देख रही थी। तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने कल रात दो अजनबियों की बातें सुनी। वो संदूक, समुंदर और शहजादी का जिक्र कर रहे थे। ये सब तुम्हारे बारे में था, है ना? शाजमा की पलकों ने थर थर आना शुरू किया। उसके चेहरे पर हवास बदलने लगे। कौन थे वो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं नहीं जानता, मगर उन्हें तुम्हारी तलाश है और उन्होंने कहा तुम्हें मारना होगा। शाजमा जैसे पत्थर बन गई। तो वो जिंदा हैं? उसने बुदबुदाकर कहा। कौन? शाजमा ने पहली बार अपना चेहरा पूरी तरह उजैफ की तरफ मोड़ा और कहा, मेरा नाम शाजमा मुंसिफ है। मैं सुल्तान नसीरुद्दीन की बेटी हूं और मेरे ताऊ वजीर ए आला असीर बख्त ने मुझे कत्ल कराने की साजिश रची थी। उसी ने मुझे उस संदूक में बंद करवाया और समुंदर में फेंकवा दिया। उजैफ जैसे सन्न रह गया। क्या तुम वाकई एक शहजादी हो? शाजमा की आंखों से दो मोती लुढ़क गए। थी या हूं, अब ये तय तुम करोगे, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें इस राज में शरीक कर लिया है तो इसका मतलब है कि अब तुम भी महफूज नहीं हो। शहर के पुराने कस्बे में एक मकान की कोठरी में वहीं दो पर्देपोश अजनबी बैठे थे। वो जिंदा है, एक ने कहा। तो असीर बख्त को खबर दो। शाजमा मुंसिफ अब महज एक लड़की नहीं, एक खतरा बन चुकी है। शहर से दूर
एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के अंदर टिकी हुई मशालें टिमटिमा रही थीं। इन दीवारों के भीतर साजिशें जन्म लेती थीं और बगावतें दम तोड़ देती थीं। यहीं बैठा था असीर बख्त, सुल्तान नसीरुद्दीन का सगा भाई और रियासत का वजीर आला, मगर दिल से एक जालिम शिकारी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, मगर नजरों में आग, और चाल में वो ठहराव जो सिर्फ शिकारी के पास होता है। उसकी सफ़ेद दाढ़ी के नीचे एक हल्का सा जख्म था, पुरानी लड़ाइयों की निशानी, मगर उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब भी बाकी थी, शाज़मा मुंसिफ। तुम कह रहे हो वो जिंदा है? असीर बख्त ने गुस्से में पूछा। उसके सामने 2 जासूस खड़े कांप रहे थे। जी वजीर आला, हमने खुद उस मछुआरे को देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी थी और उस संदूक की बात कर रहा था। असीर बख्त की आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। जिंदा लाश जो जबान खोल दे तो तख्त हिल जाए। वो उठा, अपने हाथ में मोहर लगी छड़ी उठाई और धीरे धीरे तहखाने की तरफ बढ़ा। वहां एक औरत कैद थी, उम्र में पकी, मगर नजरें अब भी जिंदा। ये थी मलिका नाज़बिया, शाज़मा की मां, जिसे असीर बख्त ने सबके सामने मर चुका दिखाकर सालों से तहखाने में कैद कर रखा था। देखो नाज़बिया, उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है और अब उसकी बारी है मेरी कैद बनने की। मल्लिका ने कांपती आवाज में कहा, असीर, अल्लाह से डरो, तुम्हारा जुल्म अब कब्रों से बाहर निकल आया है। कब्रों से बाहर आए हुए राज ही मेरी सल्तनत को मजबूत करते हैं नाज़बिया, लेकिन अब उस राज को हमेशा के लिए दफन करना होगा। उधर मछुआरे का घर। शाज़मा ने, मैं अब किसी तख्त की वारिस नहीं, उसने खुद से कहा। मैं अब सिर्फ एक लड़की हूं जो जिंदा है। उजैफ उसके पास आया। मैंने कुछ तय किया है, उसने कहा। क्या? शाज़मा ने पूछा। मैं तुम्हें उस शहर ले जाऊंगा जहां तुम पली बढ़ी, जहां तुम्हारा महल है, जहां तुम्हारा दुश्मन जिंदा है। मैं उसके सामने तुम्हें झुकने नहीं दूंगा। शाज़मा ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा। उनमें जुनून था, ईमान था और एक अजीब सी बेबाक मोहब्बत। तुम जानते नहीं, असीर बख्त को छेड़ना आग से खेलना है। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अगर मैं डरता तो तुम्हें उस संदूक से कभी बाहर नहीं निकालता। तीसरे पहर एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर आया। उसकी आंखें सफेद थीं, मगर उसकी आवाज जैसे हर रूह को पहचानती हो। बेटा उजैफ, उसने कहा, उस संदूक की जो अमानत तू लेकर आया है, उसका पीछा अब तक तैरता चला आ रहा है। समुंदर की लहरों में शोर नहीं, बद्दुआ है। शाज़मा ने बाहर आकर उस फकीर को देखा। आप कौन हैं? उसने पूछा। फकीर मुस्कुराया। मैं वो हूं जिसने तुझे बचते देखा और तेरे बाप को मरते। शाज़मा की रगों में लहू जमा। क्या मतलब? फकीर ने कहा। जब तुझे बंद करके समुंदर में फेंका गया, तब एक वफादार नौकर, तेरा बाप का सेवक, नाव से तुम्हें बचाने आया, मगर असीर बख्त के सिपाहियों ने उसे तीरों से छलनी कर दिया। उसका नाम था हबीब। शाज़मा की आंखों से आंसू बह निकले। हबीब, मेरा हबीब चाचा। उसकी आवाज टूट गई। उजैफ एक कोने में खड़ा रह गया। वो समझ गया था, ये कोई आम साजिश नहीं, ये सियासत, मोहब्बत और इंसाफ की लड़ाई थी। अगली सुबह उजैफ ने अपने बाप उस्मान से इजाजत ली। अब मैं उसे वहीं लेकर जाऊंगा जहां से उसे निकाला गया था। उस्मान ने बेटे की पीठ पर हाथ रखा। जाओ, मगर लौटना सिर्फ फतह के साथ। रास्ते में शाज़मा और उजैफ दोनों जंगलों, घाटियों और बीहड़ों से गुजरते रहे। हर एक मोड़ पर एक अनजाना डर उनका पीछा करता रहा। शाज़मा ने एक जगह कहा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी मां को उस तहखाने से आजाद करा देना। उजैफ ने उसकी तरफ देखा। मां, क्या वो जिंदा है? हां, शाज़मा ने आहिस्ता से कहा। असीर बख्त ने उन्हें सालों से कैद कर रखा है। मैंने उनकी चीखें सुनी हैं, हर रात अपने ख्वाबों में। शहर में दाखिल होने से पहले उजैफ ने कुछ तैयारियां की। उसने एक बुजुर्ग काजी से मिलकर एक कागज लिया, जिसमें सुल्तान की खुद लिखी हुई वसीयत थी, जो अब तक किसी को मालूम न थी। ये तुम्हारी आखिरी ढाल है।
काजी ने कहा। शाज़मा ने पहली बार सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अब फैसले का वक्त है। उधर असीर बख्त ने ऐलान करवा दिया था, जो कोई भी शाज़मा मुंसिफ का पता लाएगा उसे 10,000 अशरफियां इनाम में मिलेंगी, मगर अगर वो उसे पनाह देगा उसका सर धड़ से जुदा कर दिया जाएगा। शहर की दीवारों पर शाज़मा की पुरानी तस्वीरें चिपका दी गई थीं और उसी वक्त उजैफ और शाज़मा भेस बदलकर उसी शहर में दाखिल हो चुके थे, वापसी के लिए नहीं बल्कि इंतकाम और इंसाफ के लिए। शहर की फिजा उस रोज कुछ और थी। सड़कों पर खौफ की गर्दिश थी, हर दीवार पर एक ही चेहरा, शाज़मा मुंसिफ की तस्वीर, आंखों में नरमी, माथे पर सुकून, मगर ऐलान में सिर्फ इनाम की हवस। जो कोई भी इस बागी शहजादी को पनाह देगा उसका अंजाम मौत होगा। मगर उसी शहर की सबसे तंग गली में एक मोटी चादर ओढ़े 2 मुसाफिर दाखिल हुए। एक नौजवान जिसका कंधा तना हुआ था और एक औरत जिसकी आंखें नकाब के पीछे से भी जल रही थीं। ये थे उजैफ और शाज़मा मुंसिफ। अब हम कहाँ जाएंगे? शाज़मा ने धीमे लहजे में पूछा। उस जगह जहां कोई हमें तलाश न करे, उजैफ ने जवाब दिया। शहर के पुराने हिस्से में एक सुनसान खानकाह थी, जहां सिर्फ बुजुर्ग फकीर रहते थे और जहां दीन के नाम पर पनाह मिलती थी। वहीं एक कोने में उन्हें एक कमरा दिया गया, छोटा मगर महफूज। रात को शाज़मा फर्श पर बैठी रही। हाथों में अपने वालिद सुल्तान नसीरुद्दीन की वो अंगूठी थी जो वो हमेशा पहनते थे। उसी अंगूठी पर उनकी शहंशाही मोहर थी। अब्बू जान, अगर आप होते तो क्या कहते? उजैफ खिड़की के पास बैठा शहर की आवाजें सुन रहा था। क्या तुम डर रही हो? उसने पूछा। नहीं, शाज़मा बोली, अब डर नहीं लगता। जो कुछ छिन गया वो वापस नहीं आएगा, मगर जो बाकी है उसे खोने का वक्त नहीं। उजैफ उसकी तरफ देखने लगा। वो जानता था ये लड़की अब महज एक शहजादी नहीं, एक जंग बन चुकी है। उसी रात महल के अंदर असीर बख्त अपने तख्त पर बैठा था। उसके सामने एक नीचा झुका हुआ सिपाही खड़ा था। खबर है कि शाज़मा शहर में दाखिल हो चुकी है, भेस बदले हुए, मगर आंखें वहीं। असीर बख्त की आंखों में आग सी भड़क उठी। तो वो लौट आई है, मौत को दावत देने। उसने अपनी तलवार निकाली और सामने रखी नक्शे पर रख दी। इस शहर में जितनी भी खानकाहें, सराय, बस्ती और फकीरों की बस्तियां हैं, सब पर नजर रखो और जो भी उसको देखे उसकी जुबान काट दो। अगली सुबह उजैफ और शाज़मा खानकाह से निकलकर पुराने काजी के घर पहुंचे। ये वही बुजुर्ग थे जिन्होंने सुल्तान की वसीयत की नकल संभाल रखी थी। काजी ने दरवाज़ा खोला और जब शाज़मा को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। बेटी, मैंने तुम्हें दूध मुंह ही देखा था। तुम्हारा बाप जब तख्त पर बैठा था मैंने ही उसकी शहंशाही की तस्दीक की थी। शाज़मा ने सर झुका लिया। अब्बा की वसीयत अभी भी आपके पास है? काजी ने तिजोरी से एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें मोहर लगी वसीयत थी जिस पर लिखा था, मेरे बाद मेरी बेटी शाज़मा मुंसिफ इस रियासत की इकलौती वारिस होगी। असीर बख्त को सिर्फ नायब के तौर पर रखा जाएगा। उसकी कोई भी हुकूमत मेरी बेटी की मंजूरी के बगैर नामुनासिब होगी। नसीरुद्दीन सुल्तान आज़म। शाज़मा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उजैफ ने वसीयत को पकड़ा और कहा, अब ये कागज तख्त से ज्यादा कीमती है। उसी वक्त महल में असीर बख्त के जासूसों ने रिपोर्ट दी। वो काजी के घर गई थी, वसीयत के बारे में पता किया। असीर बख्त ने अपना लहजा नीचा रखते हुए कहा, काजी को जिंदा मत छोड़ना, उसकी जुबान उस लड़की से ज्यादा खतरनाक है। उसी रात काजी के घर हमला हुआ। जले हुए दरवाजे, टूटी हुई तख्तियां और दीवारों पर स्याह छापें। लेकिन जब सिपाही अंदर पहुंचे, काजी, शाज़मा और उजैफ वहां नहीं थे। वो एक सुरंग से पहले ही निकल चुके थे। एक पुराना रास्ता जो सुल्तान के जमाने में बनवाया गया था, महल तक सीधा जाता था। शाज़मा मशाल लिए चल रही थी और उजैफ उसके पीछे। अगर अब कुछ हुआ, उजैफ ने कहा, अब जो होगा वो अंजाम नहीं, आगाज होगा। शाज़मा ने धीमे मगर सख्त लहजे में कहा।
सामने अब महल की दीवारें नजर आने लगी थीं। अब तख्त हमारा इंतजार कर रहा है और असीर बख्त उसका हिसाब। सुल्तान नसीरुद्दीन के महल की दीवारें, जिन पर सालों से अंधेरों की हुकूमत थी, उस रात किसी अजनबी रोशनी से कांप उठीं। एक पुरानी तहखाने से निकलती सुरंग, जो कभी सिर्फ शाही खुफिया लोगों के लिए इस्तेमाल होती थी, उस सुरंग में अब दो साए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। शाज़मा मुंसिफ, जिसके वजूद को मिटा देने की साजिश रची गई थी, अब उसी महल में दाखिल होने जा रही थी जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसकी हंसी की गूंजें थीं और जहां उसके खिलाफ उसका ताऊ वजीर असीर बख्त आज तख्त पर बैठा था। उज़ैफ, जो समुंदर से मछलियां निकालता था, अब तकदीर की गहराइयों से एक शहजादी निकाल लाया था और अब वो हक और हिम्मत के साथ उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। ये वही महल है? उज़ैफ ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। शाज़मा की आवाज कांप उठी। हाँ, हर पत्थर मुझे पहचानता है, मगर अब इन दीवारों में मेरे वालिद की आवाज नहीं, मेरे दुश्मनों की सांसें हैं। वो दोनों एक सुनसान दरबार में पहुंचे। दरबार के दोनों ओर लगी टहनियां सूखी पड़ी थीं, फर्श पर धूल जमी थी और तख्त अब भी वहीं था, मगर अब उस पर बैठता था अंधेरा। उसी वक्त ऊपर महल की बालकनी से एक अजनबी साया उन्हें देख रहा था, असीर बख्त। वो मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में हैरानी थी। तो वो वाकई लौट आई है, और इस बार अकेली नहीं। उसने एक बटन दबाया और कुछ ही देर में दरबार की दीवारों पर मशालें जल उठीं, गार्ड्स चारों तरफ फैल गए और तख्त के सामने एक भारी आवाज गूंजी। शाज़मा मुंसिफ, वो जिसे समुंदर में डुबो दिया गया था, आज जिंदा खड़ी है। शाज़मा और उजैफ मुड़े और देखा असीर बख्त अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने खड़ा है। शहजादी, असीर बख्त ने एक साजिशी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम तो बहुत बहादुर निकली। जो जिंदा दफन की गई थी वो लौट आई। किस लिए? तख्त के लिए या बदले के लिए? शाज़मा ने नजरें मिलाईं। ना तख्त मेरा है, न बदला मेरा मकसद है। मैं सिर्फ हक्स लेकर आई हूं, अपने वालिद की वसीयत लेकर। उजैफ ने जेब से वो मोहर लगी वसीयत निकाली और सबके सामने हवा में लहराई। ये सुल्तान नसीरुद्दीन का हुक्म है, जिसके मुताबिक तख्त की असली वारिस सिर्फ और सिर्फ शाज़मा मुंसिफ है। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। कुछ बुजुर्ग दरबारी, जिन्होंने सुल्तान के साथ जिंदगी गुजारी थी, उठ खड़े हुए। हमने ये मोहर देखी है, एक बोला। ये झूठ नहीं हो सकती। असीर बख्त का चेहरा एक पल को पत्थर हो गया, मगर फिर वो हंस पड़ा। तो अब एक मछुआरा और एक बाघी लड़की हमारी हुकूमत तय करेंगे? उसने ताली बजाई और देखते ही देखते दर्जनों सिपाही तीर कमान और तलवारों के साथ सामने आ खड़े हुए। जरा ये वसीयत मुझे दीजिए, मैं अपने हाथों से इसकी तजुर्की कर लूं, असीर बख्त ने कहा। उजैफ ने तलवार निकाल ली। इस वसीयत को छूने से पहले अपनी कब्र तैयार कर ले। और तभी दरबार की छत से एक भारी सी आवाज गूंजी, कोई भी इस दरबार में हाथ नहीं उठाएगा जब तक सुल्तान की बेटी अपनी बात पूरी न कह ले। ये आवाज थी कहाजी अब्दुल सत्तार की, जो अपने कदीमी लिबास में दर्जनों बुजुर्गों के साथ दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने दस्तावेज को देखा, मोहर, हस्ताक्षर और तारीख। मैं काजी ये शहर गवाही देता हूं कि ये वसीयत असली है और शाज़मा मुंसिफ ही इस तख्त की असल वारिस है। असीर बख्त गुस्से से कांप रहा था। ये मेरी रियासत है, मैं इसकी नस नस में मौजूद हूं। किसी की मजाल नहीं कि मुझे इस तख्त से उतारे, शाज़मा ने धीरे से कहा। नहीं, ये रियासत अल्लाह की है और तख्त इंसाफ का, और तुम सिर्फ एक खद्दार हो। असीर ने तलवार खींची, मगर उससे पहले ही उजैफ आगे बढ़ा। दोनों आमने सामने, एक शिकारी जो जिंदगी भर साजिशों से जीतता रहा और एक मछुआरा जो सिर्फ हक के लिए लड़ता है। तलवारें टकराईं, दरबार में चिंगारियां भड़क उठीं। लड़ाई लंबी नहीं चली। उजैफ की सादगी और ईमानदारी असीर की चालाकी और जहर से भारी पड़ गई। एक पल ऐसा आया जब उजैफ की तलवार असीर की गर्दन पर थी। कत्ल कर दो, किसी बुजुर्ग ने कहा, मगर शाज़मा ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, अगर मैंने इसे कत्ल किया तो मैं भी वही बन जाऊंगी जिसकी मैं मुखालिफ हूं।
उसने हाथ उठाया। असीर बख्त को उसकी सारी दौलत और इख्तियार से महरूम किया जाए, उसे उम्र भर के लिए उसी तहखाने में कैद किया जाए जिसमें मेरी मां को सालों तक कैद किया गया। महल के दरवाजे खुलते हैं, भीड़ जमा है। शाज़मा मुंसिफ अपने बाप की अंगूठी पहने औरतों बच्चों के सामने खड़ी होती है। मैं तख़त नहीं चाहती, मैं सिर्फ एक रियासत चाहती हूं जहां औरत को संदूक में नहीं दिल में जगह दी जाए, जहां मछुआरा बादशाह से बड़ा हो अगर उसके हाथ में सच है। भीड़ ने नारा बुलंद किया, शाज़मा मुंसिफ जिंदाबाद। महल की हवाओं में अब वो सन्नाटा नहीं रहा। जहां कल तक खौफ था वहां अब लोग धीरे धीरे उम्मीद से झांकने लगे थे, मगर शाज़मा की आंखों में अब भी वो बेचैनी बाकी थी जिसे तख्त और हुकूमत भी दूर नहीं कर सकते थे। अब्बा का तख्त मुझे मिल गया, उसने धीरे से कहा, मगर अम्मी अब तक उस स्याह तहखाने में हैं जहां ना रोशनी है ना इंसानियत। उजैफ उसके साथ था। चलो आज उन्हें वहां से निकाल लाते हैं जहां तुम्हारा अतीत अब तक कैद है। तहखाना महल के पिछले हिस्से में था जहां तकरीबन 2 दशक से किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। वही तहखाना जिसमें सुल्तान के कत्ल के बाद मलिका नाज़बिया को जिंदा दफन कर दिया गया था, जंजीरों में, अकेली, बद्दुआओं के बीच। शाज़मा की कदमों की आहट जैसे उस जंग लगे लोहे के दरवाजे तक पहुंची और अंदर किसी टूटे हुए वजूद की सांसें जाग गईं। दरवाजा खोला गया। एक तेज बदबू, सीलन और दीवारों पर लटकते चमगादड़ों की आवाजें, मगर उस सब से बढ़कर जंजीरों में जकड़ी एक औरत, झुकी हुई, बाल सफेद, चेहरा सूखा मगर आंखें अब भी जागती हुईं। अम्मी। शाज़मा की रूह कांप गई। मलिका नाज़बिया की आंखें एक पल को जमीं पर थीं, मगर फिर धीरे धीरे ऊपर उठीं, जैसे कोई ख्वाब टूटकर हकीकत में उतर रहा हो। शब जमा। उसकी आवाज में अंधेरा भी था, रोशनी भी। हाँ अम्मी, आपकी शाज़मा वापस आ गई है, जिंदा। शाज़मा दौड़कर मां से लिपट गई, जंजीरों की परवाह किए बगैर। उजैफ ने झुककर जंजीरों को खोला। हर एक कड़ी टूटती गई, जैसे सदियों की बेड़ियां खुल रही हों। मल्लिका जमीन पर गिर पड़ी, मगर उनकी गोदी में अब बेटी का सर था। मुझे लगा मैं तुझे खो चुकी हूं। उन्होंने कांपती उंगलियों से शाज़मा के चेहरे को छुआ। नहीं अम्मी, अब आप भी आजाद हैं और हम दोनों मिलकर उस रियासत को फिर से इंसाफ की बुनियाद पर खड़ा करेंगे। उधर असीर बख्त उसी तहखाने की दूसरी कोठरी में कैद था। जब उसने शाज़मा और मलिका को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक लौटी। जिंदा हैं दोनों, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तो मेरे अंदर की आग भी अब जिंदा होगी। उसके पास अब तलवार नहीं थी, मगर उसकी साजिशें अब भी सांस ले रही थीं। 2 दिन बाद पूरे शहर में ऐलान हुआ, मलिका नाज़बिया को उनकी बेटी शाज़मा मुंसिफ ने तहखाने से आजाद कर लिया है। असीर बख्त अब हमेशा के लिए कैद रहेगा। रियासत अब हुकूमत नहीं, खिदमत का नाम होगी। लोगों ने फूल बरसाए, औरतें और बुजुर्ग दरवाजों से निकल आई। शाज़मा और मलिका ने पुराने महल की छत से लोगों को सलाम किया, मगर उसी रात जब शाज़मा और उजैफ कमरे में थे, एक मुंशी दरवाजा खटखटाता है, हाथ में एक चिट्ठी। उसमें बस इतना लिखा था, शाज़मा जिंदा है, मगर वो अब भी महफूज नहीं। एक और तख्त है जो इस रियासत की हद से बाहर है, और एक और शख्स है जो असीर बख्त से भी पहले तुझ पर दावा करता है। नीचे सिर्फ एक निशान था, काले नाक का। ये क्या है? उजैफ ने पूछा। शाज़मा ने जवाब नहीं दिया, बस धीमे से कहा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह की रोशनी महल की ऊंची दीवारों से टकराकर दरबार के संगमरमर फर्श पर बिखर रही थी। बाहर शहर अब शाज़मा मुंसिफ के नाम से सांसें ले रहा था, मगर महल के एक कक्ष में शाज़मा के हाथ में अब भी वो काली नाक की मोहर वाली चिट्ठी थी, जो सब कुछ बदल देने का इशारा कर रही थी। एक और तख्त, एक और दावा। उसके लफ्जों में वो कंपकंपी थी जो किसी तूफान से पहले हवा में महसूस होती है। उजैफ ने चिट्ठी को गौर से देखा। इस निशान का मतलब क्या है? शाज़मा ने आंखें बंद कीं और बीते हुए वक्त में डूब गई।
जब मैं छोटी थी, अब्बू एक वक्त अक्सर एक दूसरी रियासत का जिक्र करते थे, खैबर ए नूर। वो कहते थे, वहां के तख्त का वारिस कभी नहीं मिला। वहां एक बदनसीब औरत ने बच्चा जना था, जिसे रियासत से निकाल दिया गया था। वो बच्चा मेरे वालिद की निगाहबानी में पलता रहा। उजैफ की आंखें फैल गईं। तुम्हारा मतलब है वो बच्चा अब वापस आया है? और अगर वही काला नाग है, तो ये खेल अब महज रियासत का नहीं, खानदान की विरासत का बन चुका है। उसी वक्त शहर से दूर एक वीरान किले में एक नौजवान, लंबा कद, आंखों में गुस्सा और हाथों में फौलादी दस्ताने पहने, तलवार के वारों से पत्थरों को चीर रहा था। नाम शाहीर बखत। उसे बचपन में ही किसी ने समुंदर के किनारे छोड़ा था। एक बूढ़े दरवेश ने उसे पाला और मरते वक्त उसके कान में बस एक बात कही थी, तेरी मां को उस तख्त से निकाला गया जिस पर उसका हक था, और तेरा बाप सुल्तान नसीरुद्दीन। शाहीर ने उसी वक्त कसम खा ली थी, मैं लौटूंगा और वो तख्त वापस लूंगा। शहर में अब नई सरगर्मियां थीं। कुछ लोग कह रहे थे, शाज़मा हमारी रानी है। कुछ फुसफुसा रहे थे, अब एक और वारिस लौट आया है, शाहीर बख्त। शाज़मा ने दरबार बुलवाया। अगर कोई ऐसा शख्स है जो इस तख्त पर हक का दावा करता है, वो सामने आए। और भीड़ में से एक साया बढ़ा, लंबा, फौलादी सी चाल, गहरी निगाहें। मैं शाहीर बखत हूं। मैं उस औरत का बेटा हूं जिसे खैबर ए नूर से निकाला गया था। मैं उस सुल्तान की औलाद हूं जिसने तुम्हें अपनी बेटी बनाया, मगर मुझे हमेशा दरकिनार किया। अब मैं इस तख्त का भी हकदार हूं। दरबार सन्न हो गया। शाज़मा ने उसकी आंखों में देखा। उनमें गुस्सा भी था, दुख भी। अगर तुम मेरे बाप की औलाद हो, तो तुम मेरे भाई हुए। नहीं, शाहीर गुर्राया, मैं एक ऐसा भाई हूं जिसे तख्त से दूर फेंक दिया गया। अब मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपना हक चाहता हूं। उजैफ ने तलवार की मूठ थाम ली, मगर शाज़मा ने हाथ रोक दिया। हक लड़ाई से नहीं, हकीकत से साबित होगा। अगर तुम मेरे भाई हो, तो मेरे वालिद की मोहर, दस्तखत और वसीयत तुम्हारे पास क्यों नहीं? शाहीर ने जेब से एक तावीज़ निकाला, उसे खोला और उसमें से एक पर्ची निकाली। वो एक खत था, नसीरुद्दीन की लिखावट में, मगर तारीखें अलग। शाज़मा ने उसे देखा। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी से ज्यादा काबिल कोई हो और मेरी रियासत को बेहतर चला सके, तो वो इस तख्त का वारिस हो, नसीरुद्दीन। काजी ने दोनों दस्तावेज देखे। एक में बेटी को वारिस बताया गया है, दूसरे में काबिलियत को। उजैफ ने कहा, तब फैसला लोगों को करना होगा, कौन इस रियासत को बेहतर चला सकता है, वो जिसने इसे तबाह होने से बचाया, या वो जो दावा लेकर लौट आया है? शाज़मा ने दरबार के बाहर आकर लोगों से खिताब किया, अगर शाहीर मेरा भाई है तो मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगी। अगर वो वारिस है तो उसे ये रियासत चलाने की सलाहियत दिखानी होगी। हम तख्त की जंग तलवार से नहीं, इंसाफ से लड़ेंगे। शाहीर बखत ने जवाब दिया, 7 दिन बाद मैं शहर के मरकजी मैदान में एक दरबार लगाऊंगा, जिसमें मैं साबित करूंगा कि मैं इस तख्त का असल मालिक हूं। अगर मैं कामयाब रहा तो ताज मेरा होगा, वरना मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा, हमेशा के लिए। शहर की गलियों में अजीब सी खामोशी थी, मगर उस खामोशी के पीछे तड़पती हुई बेचैनी छुपी थी। 7 दिन पूरे हो चुके थे। मरकजी मैदान, जहां आज से पहले कभी बादशाहों का ताजपोशी नहीं हुआ था, अब वहां एक बड़ा मंच बना था। उसके एक तरफ शाज़मा मुंसिफ और दूसरी तरफ शाहीर बखत खड़ा था। भीड़ इतनी थी कि छतों तक लोग खड़े थे, और हर आंख एक ही सवाल पूछ रही थी, कौन बनेगा हमारा बादशाह या रानी? शाज़मा सफेद लिबास में, सिर पर मामूली सी चादर, मगर चेहरे पर रोशनी और आवाज में सुकून लेकर खड़ी हुई। मैं एक संदूक में कैद मिली थी, मछुआरे के घर पनाह पाई और फिर उस रियासत में लौटी जो मेरे वालिद की अमानत थी। मैं तख्त नहीं चाहती थी, सिर्फ इंसाफ। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा एक भाई है जो उसी तख्त का दावा करता है,
तो मैंने तलवार नहीं उठाई, अपने लोगों से राय मांगी, क्योंकि ये तख्त मेरा नहीं आपका है। और आज मैं फिर कहती हूं, अगर मेरा भाई इस रियासत को मुझसे बेहतर चला सकता है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। भीड़ में सन्नाटा था। बहुत सी आंखों में आंसू थे। शाहीर काले लिबास में, चमकती हुई तलवार उसकी कमर से लटक रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा गुस्सा नहीं, एक थकी हुई सच्चाई थी। मैंने पूरी जिंदगी अपने नाम की तलाश में गुजार दी। कभी सुल्तान का बेटा कहलाया, कभी बगावत का बीज। मगर आज जब मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है और तख्त मेरे कदमों में नहीं, उसकी आंखों में है, तो मुझे समझ आ रहा है कि विरासत तलवार से नहीं, मोहब्बत और कुर्बानी से हासिल होती है। शाज़मा, आज मैं तुझे ये तख्त देता हूं, क्योंकि तूने मुझे मेरा नाम, मेरी बहन और मेरी सुकून लौटा दी। काजी अब्दुल सत्तार मंच पर आए। लोगों, बताओ, कौन इस तख्त का हकदार है? भीड़ ने एक साथ आवाज दी, शाज़मा मुंसिफ जिंदाबाद। शाहीर बख्त, हमारी सलामती का साथी। शाज़मा ने शाहीर के गले लगकर कहा, आज मैंने तख्त नहीं जीता, अपने भाई को वापस पाया है। शाहीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने आज अपनी बहन से मोहब्बत सीखी। शाज़मा को सुल्तान नसीरुद्दीन की अंगूठी पहनाई गई। उजैफ ने उसके कदमों में झुककर कहा, अब आप इस रियासत की नहीं, हमारी रूह की मलिका हैं। शाज़मा ने उसे उठाया और कहा, उजैफ, अगर ये सब मुमकिन हुआ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक मछुआरे ने एक संदूक खोला और उसमें बंद एक बेहोश लड़की को इंसानियत दी। महल अब नया बन चुका था। अंदर मां मल्लिका नाज़बिया अब बिस्तर पर आराम से थीं। शाज़मा हर सुबह शहर की औरतों के लिए दरबार लगवाती। बच्चियों की तालीम, गरीबों की खिदमत और तहजीब की बहाली उसके कामों का हिस्सा बन गया। उजैफ अब महल में नहीं रहता था, मगर रोज शाहीर के साथ लोगों को मछलियां पकड़ना सिखाता। और शाहीर, वो अब शहर का सबसे बड़ा मुहाफिज था। तलवार नहीं चलाता, मगर हर जालिम की नजर उस पर थी। एक रोज शाज़मा बालकनी पर खड़ी थी। उजैफ पास आया। क्या अब तुम रानी हो गई? शाज़मा ने हंसते हुए कहा, नहीं, अब मैं सिर्फ वो लड़की हूं जो जंजीरों से निकली मगर मोहब्बत की डोर में बंधी। और तुम? उजैफ बोला, मैं अब भी वही मछुआरा हूं जो समुंदर से तुम्हें ढूंढ लाया था। शहजादी ने उजैफ से कहा, अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा ना होती। मेरी यह जिंदगी अल्लाह के बाद सिर्फ तुम्हारी ही दी हुई है। क्या तुम इस जिंदगी में शामिल होना चाहोगे? मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगे? मेरे साथ यह मुल्क संभालोगे? उजैफ तो पहले ही शहजादी को दिल दे चुका था। फौरन हामी भर ली और कहा, यह तख्त के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तो उस लड़की से मोहब्बत करता हूं जो मुझे एक संदूक में मिली थी। लोहे के संदूक की शहजादी एक हकीकत बन चुकी अफसाना, जहां रियासत से ज्यादा रिश्ते की अहमियत थी और तख्त से पहले इंसाफ की जीत। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। नए आने वाले लोगों से दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।